चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान फिरक़ेवाराना और नफरत अंगेज बयानबाजियों का दौर दौरा है। नफरत अंगेज बयानबाजियों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का सख्त नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस जारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोट लेते हुए समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त होते हुए इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को कल सुबह 10:30 बजे पेश होने के लिए भी कहा है। समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान का मानना है कि 2019 के आम इंतखाबात जहां सियासी लीडरान की बेतुकी बयानबाजियों के लिए याद किए जाएंगे, वहीं इलेक्शन कमीशन के नर्म रवैये के लिए भी 2019 को जरूर याद रखा जाएगा। इंतखाबी रैलियों में इस्तेमाल किए जा रहे अल्फाज और वोट पोलराइजेशन के लिए सियासी बयानबाजी को लेकर समाजी और मिली जिम्मेदारान न सिर्फ अफसोस का इजहार कर रहे हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। एक रिपोर्ट। वोट पोलराइजेशन के लिए घटिया सियासी बयानबाजी और इल्जाम तराशी को देखें तो कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी से लेकर बीजेपी तक एक ही हमाम में सब नंगे नजर आते हैं। दानिश्वर मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और फौज से लेकर अली और बजरंग बली तक को सियासी मैदान में खींचकर जज्बात को भड़काने की कोशिश मुल्क और समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मुस्तकिल हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन से बार बार कहा जा रहा है मुस्तकिल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो सिर्फ नोटिस इशू कर देते हैं और उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि फ़ौज का नाम ना लिया जाए इलेक्शन के अंदर, लेकिन मुस्तकिल वो बालाकोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात यह है कि हेट स्पीच के लिए मना किया गया कि ना लीजिए। अब यहाँ पे खुद मेरठ, मैं मेरठ के ही रहने वाला हूँ, मेरठ में जहाँ योगी जी ने कह दिया कि साहब उनको अली पे भरोसा है कांग्रेस को और महागठबंधन को और हमें बजरंग बली को। इलेक्शन कमीशन ने उनसे सिर्फ कह दिया कि साहब आप ये क्यों, उनका आइंदा मैं नहीं कहूँगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इलेक्शन कमीशन जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा, सब के नोटिस ले रहा है और उसका नतीजा निकल रहा है कि हर आदमी कुछ ना कुछ कह रहा है। मायावती भी कुछ कह रही हैं, साक्षी महाराज कुछ कह रहे हैं, आजम साहब कुछ कह रहे हैं, योगी साहब कुछ कह रहे हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी भी कुछ ना कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ ये चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पर एक्शन ले। अगर इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो इस पर से पब्लिक का एतमाद उठ जाएगा। समाजी और मिली अफराद मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी ने न सिर्फ सियासी लीडरों का वक़ार खत्म किया है बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न करके इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी कमजोरी साबित की है। बातें जो हो रही हैं तो उससे सिवाय इसके मुल्क का माहौल ख़राब हो रहा है और इलेक्शन कमीशन की जो एतबार करते थे लोग तो उसके ऊपर असर पड़ रहा है कि ये जो है जिसे हिंदी में कहते हैं निष्पक्ष, कि इनकी ये इम्पार्शियलिटी जो है वो क्वेश्चन की जा रही है। और इसीलिए आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि साहब इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों को देख क्यों रहा। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी रोकने और सख्त कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात हासिल हैं। ताहम इसके बावजूद इस तरह के मामलों में अगर कमीशन महज खानापुरी की कार्रवाई अंजाम देता है तो ये सरकारी मिशनरी की कमजोरी साबित करता है। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। जयाप्रदा के ताल्लुक से आजम खान के बयान पर इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है, इसीलिए जिला ऑफिसर से इस सिलसिले में रिपोर्ट तलब की है। अब रामपुर के जिला ऑफिसर अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। दूसरी जानिब रामपुर के शाहबाद में आजम खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और आइए नाज़रीन जरा आपको दिखाते हैं कि आजम खान ने अपने बयान में क्या कहा था और फिर अपने इसी बयान पर उन्होंने सफाई भी किस अंदाज में दी। बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो
दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आज़म दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं, और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। साबिक मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने बेंगलुरु में कहा है कि कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों से ढेर सारे वादे किए हैं। वक्फ इमलाक की तरक्की, अक़लियती कमीशन को मजबूत करने, आईनी हुकूक की हिफाजत, इस तरह के कई वादे किए गए हैं। खास रिपोर्ट। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों की फलाह बहबूदी और खुशहाली के लिए कई वादे किए गए हैं। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने अपने पार्टी के इंतखाबी मंशूर की तफसीली जानकारी फराहम की। के रहमान खान ने कहा है कि मुल्क के आयन में मौजूद अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत के लिए जरूरी कवानीन तश्कील देने का वादा सबसे अहम है। अक़लियतों को एक सेंटेंस में कहा गया है कि हमारी जो आईनी हुकूक हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। हमारे जो आईनी हुकूक हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 16 और 25, 26, 29 और 30, ये हमारे आईनी हुकूक है अक़लियतों के लिए। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में कहा है कि ये तमाम आईनी हुकूक को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसे सूटेबल लेजिस्लेटिव मेजर्स भी लेंगे। के रहमान खान ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए पिछले 5 सालों में मोदी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों की फहरिस्त में वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए खास तवज्जो दी है। फिर आए वो है वक्फ प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत लाने की जो बिल मैंने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करी थी 2014 में, वो ठंडे बक्से में डाल दिया था इन्होंने। उसको दोबारा लाएंगे और पास कराएंगे। तो दूसरी चीज़, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो वापस दिए गए थे, डी नोटिफिकेशन कांग्रेस के ज़माने में हुए थे, उन तमाम को वो इन्होंने 5 साल तक उसे होल्ड किया है, तो उसको वापस कर देंगे औकाफ को। साबिक मरकजी वजीर ने कहा कि ठंडे बस्ते में पड़ी सच्चर कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने का वादा भी इंतखाबी मंशूर में शामिल है। मगर साचार कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ये सबके लिए बनना चाहिए, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने का हमने वादा किया है मैनिफेस्टो में। दूसरा जो है, एक डाइवर्सिटी इंडेक्स का भी रिकमेंडेशन था साचार कमेटी में। डाइवर्सिटी इंडेक्स ये होता है कि हर महकमे में किस किस कौमों को कितना कितना, क्योंकि हमारा मुल्क एक डाइवर्सिफाइड मुल्क है, अलग अलग मजहब, अलग अलग लोग रहते हैं, उन तमाम को इंसाफ मिलना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन को बहुत बरसों से हमारा मुतालिबा है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। सबको दे दिया है, बैकवर्ड कमीशन को हाल ही में दिए। के रहमान खान ने लोगों से अपील की कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर का आवाम तफसील से मुताला करे। इंतखाबी मंशूर में मुख्तलिफ मज़ाहिब में इत्तिहाद को फ़रोग देने, नफरत के माहौल को ख़त्म करने, अमन व अमान को बरकरार रखने की जानिब खास तवज्जो दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। औरंगाबाद पार्लिमानी चुनाव में इस मरतबा 4 रुखी मुकाबले का इम्कान है। क्या है पूरी तस्वीर, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2019 में महाराष्ट्र का औरंगाबाद पार्लिमानी हल्का पूरी रियासत की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसकी बुनियादी वजह MIM का लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना है। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के पर पिछली 4 दहाइयों से शिवसेना का कब्जा रहा है। उमूमन पार्लिमानी इंतखाबात में औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में कांग्रेस और शिवसेना के दरमियान रास्त मुकाबले की रिवायत रही है और इस मुकाबले में हर बार शिवसेना ही फातेह बनकर उभरी। लेकिन इस मर्तबा चुनावी मंजरनामा यकसर मुख्तलिफ है।
दिलचस्प पहलू ये भी है कि MIM ने लोकसभा चुनाव में पहली मर्तबा इम्तियाज जलील की सूरत में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इम्तियाज जलील को वंचित बहुजन अघाड़ी की भी हिमायत हासिल है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट पर वंचित अघाड़ी अपना हक जता रही है, जबकि कांग्रेस का रिवायती वोट बैंक रहा है। वंचित अघाड़ी के चुनावी मैदान में कूद पड़ने से सियासी उथल पुथल होने का इम्कान है। यही वजह है कि सेक्युलर पार्टियां वंचित अघाड़ी पर इल्जाम तराशी का कोई मौका नहीं गंवा रही है। भाजपच्या विरोधामध्ये जे महाआघाडी झालेली आहे त्याच्या मताची विभागणी करायचं एकमेव काम प्रकाश आंबेडकर त्यांचे सहकारी करतात आणि त्यामुळे वंचित आघाडी हे भाजपची बी टीम आहे असा जो आमचा आरोप आहे। आणखी कडक शब्दात बोलता येईल पण मला वाटतं आता योग्य नाही, आमचे मित्र आहेत ते। मैं बताया हमने ये दंगे सेना और इमाम के कुछ नेताओं को ऐसे हुए। औरंगाबाद के ताल्लुक से हम इतना कहना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों से इस शहर के अंदर हर 5 साल के बाद सिर्फ शिवसेना का ही खासदार चुनकर आता है। पिछले 30 सालों से इस महानगर पालिका के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही। ना तो हम इलेक्शन उस वक्त लड़े थे, न वंचित बहुजन आघाड़ी थी। ऐसी सूरत में आज 20 साल के बाद अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM के नाम के ऊपर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ये कहना शुरू कर दिए है हमने तो 20 साल ये मौका दिए है। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में राय दहिंदगान की मजमूई तादाद 18 लाख से ज्यादा है और वोटिंग का तनासुब उमूमन 55 से 60% के दरमियान रहता है। 23 अप्रैल को औरंगाबाद में पोलिंग होनी है। शहर और मज़ाफ़ात में गर्मी की शिद्दत का अंदेशा है, जिसका असर पोलिंग पर पड़ने के आसार है। ऐसे में अगर पोलिंग का तनासुब कम रहा तब भी जो उम्मीदवार 4 लाख से ज्यादा वोट लेने में कामयाब रहेगा उसकी कामयाबी के आसार है। लेकिन बड़े पैमाने पर वोटों की तकसीम होने की सूरत में मंजरनामा बदल भी सकता है। इंतखाबी मैदान में चंद्रकांत खेरे को पहली मर्तबा 3 ताकतवर उम्मीदवारों का सामना है, इसलिए वोटों की तकसीम का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन सियासी माहिरीन का ये भी दावा है कि शिवसेना का वोट कहीं और जाएगा, इसका इम्कान कम ही है। और वोट तो बिल्कुल तकसीम होंगे। इसमें देखा जाए तो सीधा सीधा सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस है उसका नुकसान है MIM के आने से। ये बात हर किसी को समझ में आती है। अगर MIM और वंचित आघाड़ी अगर सेकुलर वोट काटने के लिए खड़े होती तो नांदेड़ की सभा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया था, कांग्रेस से मुतालबा किया था कि आप प्रकाश आंबेडकर का मुतालबा मंजूर कर लीजिए। MIM महाराष्ट्र में कहीं भी अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस मुतालबे को MIM के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस लीडर ने संजीदगी से नहीं लिया और उन्होंने MIM और वंचित आघाड़ी से बात करना तक गवारा नहीं किया। जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है, चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के हक में जोरदार मुहिम में मसरूफ हैं। कौमी लीडरों के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही इल्जाम तराशी का दौरा है। लेकिन आम वोटर इस मर्तबा बेदार हो चुका है। अवाम का कहना है कि अब तक जात पात और फिरका परस्ती के नाम पर गुमराह किया गया, अब मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता और शहर की तरक्की को यकीनी बनाने वाले उम्मीदवार को ही उनका वोट जाएगा। अब देखना ये होगा क्या वाकई अवाम सियासी बेदारी का मुजाहरा करते हैं या सियासी बाजीगरों के दामे फरेब में फंस जाते हैं। इसका अंदाजा तो चुनावी नतायज से ही होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। औरंगाबाद पार्लिमानी चुनाव में हर गुजरते दिन ड्रामाई मोड़ आता जा रहा है। कांग्रेस के बागी जिला सदर और सिलोट के रुकने असेंबली अब्दुल सत्तार ने पार्लिमानी चुनाव में आजाद उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव की हिमायत का ऐलान किया और दावा किया कि कांग्रेस उम्मीदवार मुकाबले की दौर से ही बाहर हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि अब्दुल सत्तार ने कांग्रेस की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा उम्मीदवारी दाखिल किया था, लेकिन बाद में वो मैदान से बाहर हो गए। अब अब्दुल सत्तार का कहना है कि वो हर्षवर्धन जाधव को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके की सियासत काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। आजाद उम्मीदवार प्रकाश राज की तायद का ऐलान करने वाले सरदार अहमद कुरैशी को सख्त बरहमी का भी सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला नजर आ रहा है।
कांग्रेस के उम्मीदवार रिजवान अरशद और बीजेपी के उम्मीदवार पीसी मोहन के दरमियान कांटे की टक्कर है। लेकिन मारूफ फिल्म अदाकार प्रकाश राज भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के सदर सरदार अहमद कुरैशी ने प्रकाश राज की तायीद करने का ऐलान किया है। सरदार अहमद कुरैशी के इस इक़दाम पर सद्भावना और दीगर अक़लियती तंजीमें सख्त बरहमी और गुस्से का इजहार कर रही हैं। हमारा पूरा टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट का इदारा प्रकाश राज के साथ थे। हमें कांग्रेस के भी दुश्मन नहीं, सब जगह कांग्रेस को साथ दे रहे हैं, मगर सेंट्रल एक जगह प्रकाश राज को हम लोग पूरे साथ मिलकर साथ दे रहे हैं। यानी कि माइनॉरिटी पे क्या असर पड़ेगा, माइनॉरिटी को कितना नुकसान होगा, हमारे एक अल्फाज से ये समझना है, समझ को काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो जाट साहब भी कर रहे हैं, रोशन बेग कर रहे हैं, जमीर अहमद खान कर रहे हैं, हारिस उन्हों भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं काम। अब ये एक लीडर बोले तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का नाम इतना बड़ा है, अब उसका सदर का बाद में थोड़ी बहुत ये होना है ना, ये समझना है, बड़े हैं, हम इज्जत करते हैं इनकी, अपील कर रहे हैं छोड़ो ये सब छोड़ो, आके साथ में काम करो बोल के समझा रहे तो बहुत गलत है, ये गलत मैसेज जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के लीडर कहते हैं कि प्रकाश राज का कोई असर बेंगलुरु सेंट्रल पार्लिमानी हलके पर नहीं होगा। जब जाफर शरीफ साहब यहाँ पर खड़े हुए थे तो उस वक्त एक बहुत कायद लीडर जो नेशनल लीडरशिप संभाल रहे थे माइनॉरिटीज की, मतलब खासकर अक़लियत की, जनाब शहाबुद्दीन साहब आकर यहाँ पर खड़े हुए थे। और उसके बाद में आपने सुना होगा ये भी एक जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना एक नाम है, अपना एक मकाम है, वो भी आकर यहाँ पर खड़े हुए थे। वो दिनों भी हमने देखा है। प्रकाश राज से हम गुजारिश करते हैं कि अभी भी वक्त है कि आप रिटायर हो जाएं, और अगर आपको सही तरीके से माइनॉरिटीज का साथ देना हो, अक़लियतों का साथ देना हो, तो कांग्रेस का सपोर्ट करें। सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, पूरे स्टेट के अंदर सपोर्ट करें, ये मैं उनसे अपील करता हूँ। दो ही कैंडिडेट का है, एक कैंडिडेट का तो नहीं है, इधर नहीं चलता, कुछ नहीं चलता उसका। रिजवान अरशद, पीसी मोहन तो जीतता है सर। नेक्स्ट मंथ 23 को देखो ना, उनका तो 25,000 के ज्यादा नहीं जाता है। रिजवान अरशद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के वाहिद अक़लियती उम्मीदवार हैं। पिछले मर्तबा तकरीबन 1,30,000 वोटों से उन्हें हार हुई थी। कांग्रेस लीडर कहते हैं कि मोदी की लहर की वजह से रिजवान अरशद को पिछले इंतखाबात में कामयाबी नहीं मिली। कांग्रेस कहती है कि इस मर्तबा रिजवान अरशद की जीत यकीनी है, तो दूसरी जानिब बीजेपी के लीडर कहते हैं कि पीसी मोहन बेंगलुरु सेंट्रल में हैट्रिक बनाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम को विदिशा के उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-लहद किया गया। चौधरी मुनव्वर सलीम की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ हजारों की तादाद में उनके चाहने वालों ने शिरकत की और नम आंखों के साथ उन्हें सुपुर्द-ए-खाक किया गया। चौधरी मुनव्वर सलीम की नमाज जनाजा में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान के अलावा मध्य प्रदेश के अक़लियती वजीर आरिफ अकील, भोपाल कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के अलावा कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लीडरान के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरान और नोबल इनाम याफ्ता कैलाश सत्यार्थी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और उनके इंतकाल को मध्य प्रदेश की क़यादत में ऐसे खला से ताबीर किया जिसकी तलाफी किसी सूरत मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छी दोस्ती थी, अक्सर टेलीफोन पे एक दूसरे से बात करते थे। अल्लाह ताला उनके घर वालों को, सराज भाई को, उनके बच्चों को, सबको सब्र दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो काम उनके अधूरे रह गए हैं वो उनके ख़ानदान वाले, उनके बेटे, उस सबको मिलकर उसको पूरा करें। यहाँ आने के बाद ये महसूस कर रहा हूँ कि चौधरी साहब जैसी शख्सियतें बार बार पैदा नहीं होती। ये हमारे हिस्से में आए थे और बड़ी खिदमत करी, उर्दू ज़बान की भी, मिल्लत की भी, कौम की भी और मुल्क की भी। और अल्लाह इनको जज़ाए रहमत में जगह अता फरमाए। मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, यहाँ आने के बाद इस शहर का मतलब भी समझा और एहसास भी हुआ कि ऐसी शख्सियतें बार बार पैदा नहीं होती। आदाब।